नमस्कार। एक बार फिर आपके साथ टीएस सुधावत। तो लास्ट क्लास में जो टॉपिक तय किए थे उससे आगे बढ़ते हैं। तो इतिहास को जानने के जो स्रोत थे, साहित्यिक स्रोत, उसके अंतर्गत हम धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जो टॉपिक था उसमें हमने ब्राह्मण साहित्य पढ़ लिया था। उसके अलावा जो बौद्ध और जैन साहित्य है उसके बारे में। तो बौद्ध साहित्य के अंतर्गत जो मुख्य ग्रंथ बताया हुआ है वो त्रिपिटक है। त्रिपिटक को पाली भाषा में लिखा गया है। इसका जो रचनाकार बताया गया है, बुद्ध के निर्वाण के 50 की रचना की गई है। और त्रिपिटक 3 भागों में है। सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम्म पिटक है। सुत्त पिटक के अंतर्गत क्या है? बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का उसमें संग्रहित है। दूसरा आता है विनय पिटक, उसमें बौद्ध संघ के नियमों का और वचनों का संग्रह देखने को मिलता है। फिर अभिधम्म पिटक, उसके अंतर्गत बौद्ध दर्शन की विवेचना की गई है। और त्रिपिटक के अलावा और भी ग्रंथ हैं, जैसे जातक कथाएं हैं जो कि गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, जिसमें 549 कथा कहानियों का उल्लेख मिलता है। फिर मिलिंद जो कि बाहरी शासक मेनांडर है, और नागसेन के मध्य जो बौद्ध भिक्षु था उसके मध्य जो वार्ता हुई उसका उल्लेख किताब में मिलता है। दीपवंश और महावंश जो कि सील द्वीप के इतिहास को बताने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा जो संस्कृत भाषा में भी हमें बौद्ध ग्रंथ मिलते हैं। उसके अंतर्गत जो सबसे जो मुख्य है वो है महावस्तु ग्रंथ, जो कि गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र को उल्लेखित करता है। और ललित विस्तार बुद्ध के देवी शक्ति का जो रूप है उसको उसमें प्रसारित करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा आता है जो जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य के बाद जैन साहित्य में एक महत्वपूर्ण जो साहित्य वो है आगम साहित्य या आगम, जो कि आपके प्राकृत भाषा में लिखा गया है। इसमें 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकरण है, 6 सूत्र, 1 निसूत्र, 1 अनुयोगद्वार और 4 मूल द्वार। इसके अलावा अन्य जो ग्रंथ है जैन साहित्य में वो है आपके भद्रबहु चरित्र, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र और परिशिष्ट पर्वण। तो ये हो गया आपके जो बौद्ध और जैन साहित्य का उल्लेख। फिर जो इतिहास की जानने का दूसरा जो स्रोत था पुरातात्विक स्रोत, उससे हम जो बताया हुआ उसके आगे बढ़ते हैं। तो जो पुरातात्विक स्रोत है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये विश्वसनीय स्रोत है। इसके आधार पर जो जानकारी मिली है उसमें सटीकता रखी जाती है। तो उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष, जो पुरातात्विक स्रोत का पहला जो रूप है, उसमें क्या होता है कि जो मर्दबान, औजार, उपकरण जो भी हमें पुरावशेष मिले हैं उन आधार पर हम उस समय की मानव संस्कृति और सभ्यता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब मर्तबान, मिट्टी के बने हुए बर्तन, मिट्टी के बने हुए बर्तनों के आधार पर संस्कृतियाँ कब रही, कौन सी, उसका उल्लेख देखने को क्या मिलता है वो देखें। तो 4 प्रकार की संस्कृति का उल्लेख मिलता है कि जो मिट्टी के बर्तन, उनके रंग, उनकी बनावट के आधार पर, जैसे गेरुए रंग युक्त मर्तबान संस्कृति एक, दूसरी आगे काले और लाल मर्तबान परंपरा वाली संस्कृति, चित्रित स्लेटी रंग की मर्तबान संस्कृति और उत्तरी काली चमकीली परंपरा वाली संस्कृति। तो ये तो आगे उत्खनन से जो प्राप्त होते हैं उनके आधार पर इतिहास को जानने का जो स्रोत है। उसमें जो दूसरा रूप है वो है अभिलेख। अभिलेख क्या होते हैं? तो बताया हुआ है पत्थर और धातु जैसे कठोर सतहों पर जो सामग्री उत्कीर्ण की गई है वो अभिलेख कहलाते हैं। तो उन लेखों के द्वारा हम उस समय काल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अभिलेख जो है शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, मूर्ति लेख, ताम्रपत्र लेख 5 भागों में विभाजित है। तो शिलालेख शिलाओं पर लिखे हुए चट्टानों पर बड़े बड़े आकार में जो नगरों के बाहर और व्यवस्थित रूप से उसको लिखकर उसको जनता तक पहुंचाने का जो आदेश है उसको कार्य किया गया। फिर गुहा स्तंभ लेख, स्तंभ लेख बड़े बड़े स्तंभों का निर्माण किया गया जनता को संबोधित करने के लिए, और नियमों को, कानूनों को उसमें बहुत ही ढंग से लिखा गया जो आज हमारे उस समय काल के इतिहास को जानने में सहायता करता है। गुहा लेख गुफाओं पर, विहारों में, और कह सकते हो आप नगरी बाहरी क्षेत्रों में जहाँ पर इन लेखों का जो क्षेत्र है उसके माध्यम से भी इतिहास जानने में सहायता मिलती है। मूर्ति लेख, मूर्तियों के नीचे उस समय काल के राजाओं और उस धर्म, उस शासक व्यवस्था के बारे में उल्लेख मिलता है, तो ये भी इतिहास में सहायता प्राप्त करते हैं। फिर ताम्रपत्र लेख,
जो मुहर वगैरह होती है उसमें धातुओं का उपयोग होता था, उसमें पद शासक का नाम है, इस तरह लेखों के माध्यम से भी उस समय के इतिहास को जान सकते हैं। फिर आता है इसमें एक भी बात दी गई है कि जो सबसे अधिक मात्रा में कह सकते हो भारत को या इस दातर काल में तो सबसे अधिक मात्रा में अशोक ने अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित करने का काम किया हो या लेखों के माध्यम से अपने धर्म कल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया हो। तो उसने शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, अन्य लेखों का उन्होंने अपने समय काल में बहुत ढंग से स्थापित करने का प्रयास किया। जो अशोक के जो अभिलेख थे वो खरोष्टी और बाह्य लिपि में अधिक मात्रा में मिलते हैं। तीसरा आता है सिक्के व मुद्राओं। सिक्कों और मुद्राओं पर शासकों के वंश, नाम, उसके कला, धर्म, उसके रुचि, उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है और वो इतिहास को जानने में सहायक होते हैं। फिर आता है स्मारक भवन, जो भूगर्भ या भूमि के आंतरिक भागों से हमें खुदाई के पश्चात जो प्राप्त होता है, उसमें स्तूप, भवन जो भी है, मंदिर है, कुछ स्थापत्य कला के अवशेष है, उन आधार पर भी हम उस समय काल के इतिहास को जान सकते हैं। फिर मूर्तियाँ, शैल चित्रकला व अन्य कलाकृतियाँ। आप देखो कि हमें आज भी अलग अलग क्षेत्रों में खुदाई के अंतर्गत प्राचीन समय काल के अवशेष प्राप्त होते हैं मूर्तियों के आधार पर, या उस अलग अलग कलाकृतियों को हम प्राप्त करते हैं, उन आधार पर भी हम कह सकते हैं उस समय काल का इतिहास कैसा रहा होगा। तो धातुओं पर चित्र उकेरना या उस समय काल के शिलाओं पर बने बनावट के आधार पर उस समय काल के मानव की रुचियों और उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गए पुरातात्विक स्रोतों को जानने के जो 5 अलग अलग स्रोत थे। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं वैभवशाली भारत की जो उपलब्धियाँ क्या किस प्रकार रही है। तो आप देखोगे भारत प्रारंभिक काल में और आज से लगभग 2-2,500 साल वर्ष पूर्व जो भारतीय इतिहास रहा है वह गौरवपूर्ण और स्वर्णिम रहा है। तो किस प्रकार भारतीय संस्कृति का विश्व में संचार हुआ और किस प्रकार वह भारत की संस्कृति कह सकते हो इस धरती पर विद्यमान रही है। तो अर्थवेद में प्रतिसूक्त में भी कहा गया है वसुदेव कुटुंबकम के बारे में, किस प्रकार और धरती जो है भारत माता के बारे में इसका उल्लेख किया गया। इसका मतलब क्या हुआ तो मानव संस्कृति का उद्गम स्थल और मानव का जो संचार है इस भारतवर्ष से ही पूरे विश्व में हुआ है। तो इसका उल्लेख देखोगे आप चीन की दीवार है उसमें भी लिखा हुआ, क्या लिखा है संस्कृत में लिखा हुआ है जो 100 के द्वारा परमेश्वर हमारी रक्षा करे। इसका मतलब है भारतीय संस्कृति वहाँ भी विद्यमान रही है। फिर सर वॉल्टर रेले ने लिखा है प्रथम मानव प्राणी का जो निर्माण है वो भारतवर्ष या भारत खंड में हुआ है। या कर्नल ऑल्बर्ट कहते हैं कि मानव संस्कृति का उद्गम स्थल है वो भारत है। मैक्स मुलर ने भी कहा है कि जो पेरू देश के जो लोग हैं वो अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं। इन सब का कहने का मतलब यही है कि भारतीय संस्कृति जो है भारत के द्वारा अन्य क्षेत्रों में विस्तारित रूप से देखने को मिलती है, या कह सकते हो मानव सभ्यता का विकास भारत के माध्यम से अन्य क्षेत्रों में हुआ है। तो भारत के द्वीप समूह के जो भूभाग है, या अफ्रीका हो, अरब हो, रूस हो, या यूरोपीय भाग हो, या जो भी समुद्री पार के जो क्षेत्र है वहाँ पर भारतीय संस्कृति के आज भी अवसर देखने को मिलते हैं या स्वरूप है। इसका मतलब हुआ कि मानव संस्कृति का जो विस्तार है भारत से हुआ है। या यहाँ के लोगों ने भारत के लोगों ने किस प्रकार कला, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, धर्म, दर्शन, ज्योतिष, गणित और हर प्रकार के क्षेत्रों को किस प्रकार विश्व तक पहुँचाया है, ये उसका उपलब्धियों का एक सार रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं तो भारत में जो प्राचीन नाविक शक्ति का क्या उल्लेख मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता काल में उस समय काल में जो विद्वानों में उल्लेखित किया है कि उस 6000 वर्ष पूर्व भी जलयानों का उल्लेख मिलता है। और सबसे पहला जो बंदरगाह भी है धरातल का वो बंदरगाह लोथल बंदरगाह, जो कि आपके सिंधु घाटी सभ्यता काल का एक स्तर रहा है। इसका मतलब है नाविक शक्ति और जलयानों के बारे में भी भारत प्रारंभिक स्रोत रहा है। फिर जैसे बताया कि नव और नाव प्रयास शब्द नेविगेशन नव गति से,
किस प्रकार नाव या कह सकते हो समुद्री मार्गों का, जलयानों का जो निर्माण कार्य है वो भी भारत के माध्यम से अन्य क्षेत्रों में फैला है। एक इसका जो उल्लेख स्रोत जो ये भी है, धार के राजा थे राजा भोज, उन्होंने अपने पुस्तक युक्ति कल्प रूप में लिखा है कि नौका का निर्माण का जो उल्लेख का उन्होंने कार्य उसमें उस क्षेत्र कार्य में किया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं भारत में प्रागैतिहासिक पाषाण संस्कृति के काल के बारे में। तो मानव के क्रियाकलापों के आधार पर विद्वानों ने जो दो प्रकार के भाग बताए हैं। एक तो इतिहास का भाग कब है, जब मानव ने पढ़ना लिखना जो शुरू किया उसके आधार पर जो कार्य किया, तो उस समय काल से अब तक का वो काल इतिहास का है। और मानव ने पढ़ना लिखना का जो कार्यकलाप जो शुरू किया उससे पहले का जो अतीत कह सकते हो इतिहास, उसको कहेंगे हम प्राग इतिहास। तो क्रियाकलापों के आधार पर आपने दो भाग, इतिहास का और प्राग इतिहास का अलग अलग भाग बांट दिए। फिर प्रागैतिहासिक का क्या अर्थ होता है, तो वही है लिखित इतिहास से पहले का जो इतिहास है। लिखित इतिहास से पहले के इतिहास को हम क्या कहेंगे, प्रागैतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक का जो समय काल है। अब उपकरणों के आधार पर भी समय काल को बांटने का प्रयास किया। उपकरणों के आधार पर किस प्रकार, जैसे प्रारंभ में मानव ने पत्थर मतलब पाषाण के उपकरणों को हथियारों औजारों उपकरण बनाने में काम लिया होगा। तो पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया है। तो पहला आता है पूर्व पाषाण, दूसरा मध्य पाषाण, तीसरा नव पाषाण। पूर्व पाषाण काल का जो समय काल था वो 20 लाख वर्ष पूर्व का था। उसमें पहली बार जो प्रारंभिक काल मानव कह सकते हो, उसमें बड़े पत्थरों के माध्यम से उपकरण बनाने का काम शुरू किया। उसको भी तीन भागों में बांट सकते हैं, निम्न, मध्यम और उच्च पूर्व पाषाण काल। उस समय काल में जो मानव ने पत्थर के उपकरण या औजार जो बनाए थे वो बड़े आकार के और मोटे थे। फिर आता है मध्यम पाषाण काल। ये समय काल है आज से 12,000 वर्ष पूर्व का। उसमें जो उपकरणों का जो पत्थर के द्वारा जो बनाने का काम तो थोड़ा सटीक था, मतलब कह सकते हो छोटे पत्थरों के माध्यम से, पहले बड़े पत्थर थे, छोटे पत्थरों के माध्यम से उपकरण बनाने का काम शुरू किया। इसी कारण इसको सूक्ष्म पाषाण काल भी कह सकते हैं या सूक्ष्म पाषाण उपकरण भी कहते हैं। इस काल में मानव ने आकटे करना हो, खाद्य का संग्रह करना हो, पशुपालन का कार्य करना हो, उसके आगे बढ़ने लग गया। और वो इस काल के अंतर्गत नदी है, झीलों के किनारे, गुफाओं में एक जगह बसना शुरू कर दिया। फिर उसमें एक महत्वपूर्ण काम ये खाना पकाना भी उसने शुरू किया था, किसमें, मध्य पाषाण काल में। फिर आता है नव पाषाण काल में। मानव ने कृषि कार्य के पशुपालन के लिए जो उपयोगी प्रकार के हथियार होते हैं उनका निर्माण, जैसे कुल्हाड़ी है या आपके हथौड़ा है या अलग अलग प्रकार के मोटे या छोटे जो भी हथियार, जिसके माध्यम से वह खेती कर सकता है या पशु पालने के रूप में काम ले सकता है। और एक जगह बसने से आर्थिक व सांस्कृतिक जो नए युग का विकास हुआ। अब मानव एक जगह बसना शुरू कर दिया, मतलब कह सकते हो बस्तियां बसने का जो समय था वो नव पाषाण काल में आता है। बस्तियां बसने का समय काल नव पाषाण काल में आता है। फिर आता है प्रागैतिहासिक शैलाश्रय और शैलकला। शैलाश्रय मतलब होता है पर्वतीय या गुफाओं की चट्टानों पर बने जो प्राकृतिक स्थल थे, आश्रय स्थल, जहाँ पर मानव प्रारंभ में रहना शुरू किया था, गुफाओं में, चट्टानों के निचली भूभाग पर, ठीक है। तो उनको कहेंगे शैलाश्रय, मतलब शिलाओं के माध्यम में उसने अपने आप को आश्रय में प्राप्त किया। फिर आता है शैलकला या शैल चित्र। तो शैलाश्रय जहाँ वो रह रहा था, जैसे गुफाओं में रह रहा था, उनकी छतों दीवारों पर उसने चित्रों का जो अंकन किया है, ठीक है, चित्र बनाए उकेरे हैं, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, शैल चित्र कह सकते हैं या शैलकला कह सकते हैं। कुछ बातें जैसे कुछ रह गई थी, जैसे पंचमार्क या आठ सिक्के। पंचमार्क आठ सिक्के होते हैं जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, जिसमें सिक्के जो चांदी या तांबे के थे उसमें केवल चित्र थे, उनको पंचमार्क या आठ सिक्के कहते हैं। दिनार, गुप्त काल में सोने के जो सिक्के हैं उनको दिनार कहा गया है। और रूप, जो कि गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रूप कहा गया है। इसका एक शब्द एक और था, वाल्टेर, जो फ्रांस का एक विद्वान था। उसने किस प्रकार जब एक कृति
उसको दी गई थी, कृति कौन सी, ऋग्वेद की। तो उसने कहा था ये जो ऋग्वेद है ये पाश्चात्य देशों के लिए एक अमूल्य देन है, जो हमें प्राप्त हुआ है उसको हम उसके ऋण को हम कभी चुका नहीं पाएंगे। तो नेक्स्ट जो भी है सिंधु घाटी सभ्यता काल के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कुछ समस्या हो, कुछ टॉपिक के बारे में रूबरू होना, विचार विमर्श करना है तो आप बताइए। धन्यवाद।